किसी ने पूरे साल में कोई भी यूएस स्टॉक सेल नहीं किया है तो भी शेड्यूल एफए फॉर्म में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है होल्डिंग्स? 10 लाख रुपीस तक की पेनल्टी है, बिकॉज ये आता है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, और आपको जेल भी हो सकती है। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कहीं भी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहला आता है जब आप 10 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको पहला तो लगेगा टीसीएस। कितना होगा वो टीसीएस? द टीसीएस राइट नाउ इज, किसी की इनकम 12 लाख है तो 12 लाख गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका टैक्स फ्री है, बेसिकली नोट है। अगर किसी का 12.5 या 12.3 हो गया, उसके लिए कैसे चेंजेस होते हैं फिर अगर इफ ही हैव टू फाइल टैक्सेस? एक रिबेट करके कंसेप्ट है। बिकॉज ऑफ दैट रिबेट लोग 12 लाख तक टैक्स नहीं भरेंगे। द बिगेस्ट इशू व्हेन यू आर फाइलिंग लेट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट सीए नीतीश बुद्धदेव, क्योंकि द टैक्स फाइलिंग सीजन इज़ हियर। आज हमें ये बताएंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट टैक्सेस राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। माय प्लेजर संदेश, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन राइट अवे, काफ़ी लोगों को पता है कि 31 जुलाई इज़ द डेट टू फाइल टैक्सेस, लास्ट डेट है। बट अगर कोई मिस कर देता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिजी होते हैं उनके शेड्यूल्स में एंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और लोगों को लगता है कि हो सकता है पोस्टपोन हो भी जाए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती है क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था। तो अगर कोई मिस कर देता है तो पेनल्टी और इंटरेस्ट के अलावा क्या हो सकता है, उस पर एक थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो? श्योर संदेश, इट्स क्वाइट रिलेवेंट बिकॉज आपका जो पूरे साल में आपने जो अर्न किया है उसका आपको हिसाब देना है, राइट? सो आई कॉल इट कि आप पूरा जो आपने प्लान किया, जो टैक्स आपने भरा, उसका आप गवर्नमेंट को हिसाब दे रहे हो जब आप टैक्स फाइल कर रहे हो। ठीक है, राइटली सेड कि 31 जुलाई है और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके बाद भी आप कर सकते हो, किसी का मिस हो गया तो, बट पेनल्टी है। बट पेनल्टी इज़ नॉट द बिग क्वेश्चन। उसके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आपको दूसरी तरह से नुकसान करती है। सो मनी का लॉस तो है क्योंकि आपको पेनल्टी भरना है, बट दूसरा एक इश्यू आ जाता है कि काफ़ी सारे जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स में वो आपको हैम्पर करते हैं। बट संदेश, बिफोर आई गो टू दैट, आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट एंड ब्रीफ आवर ऑडियंस दैट कि जब हम लास्ट टाइम मिले और आज मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, ठीक है। 64 ईयर्स के बाद पूरा इनकम टैक्स बदला है। बट जब पूरा बदला है तो काफ़ी लोग ओवरवेलम हो रहे हैं कि अरे यार बहुत सारा कुछ नया समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अंदर क्या चेंज हुआ एंड ऑल दैट कन्फ्यूजन। द गुड न्यूज़ इज दैट जब आप ये टाइम का रिटर्न फाइल कर रहे हो, इट वुड बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। यस, परफेक्ट। बट हाँ, अप्रैल से इनकम टैक्स, ये अप्रैल 26 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया। बिकॉज ये रिटर्न जो आप भर रहे हो वो कौन से साल का भर रहे हो? 25-26 का। मतलब 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक आपने जो भी कमाया है, कोई भी इनकम हो, ट्रेडिंग, आप इन्वेस्टिंग से कर रहे हो, सैलरी है, बिजनेस है, जो भी है आपका, उसका आपको हिसाब देना है। पर वो जब था, जब आपने लास्ट ईयर कमाया तब कौन सा इनकम टैक्स था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो गवर्नमेंट बोल रही है जब आप ये टाइम भर रहे हो ना तो आपको फॉर्म 16 ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो नॉमेनक्लेचर है एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम। सो द गुड न्यूज इज दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इनकम टैक्स एक्ट 2025। बट आपसे जैसे बात हुआ था कि हम दोनों को कंबाइन करेंगे बिकॉज मुझे प्लान भी करना है। सो ऑफ कोर्स जब आप फाइल कर रहे हो तो आप 31 जुलाई तक तो आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भूल जाओ, बिकॉज पहले आप रिटर्न फाइल कर दो, वो सब वो हिसाब से रहेगा। तो आपकी पेनल्टी, आपकी आईटीआर फॉर्म सब गवर्न होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। नाउ द ओरिजिनल क्वेश्चन यू आस्क, नीतीश, अगर इफ आई मिस आउट ऑन द डेट, व्हाट आर द इश्यू? ठीक है, तो सबसे पहला इश्यू है कि आपको 5,000 का पेनल्टी लगेगा। वो हो गया आपका मनी वाइज जो आपको लॉस होगा। ठीक है, द बिगेस्ट इश्यू व्हेन यू आर फाइलिंग लेट, आपका कोई भी तरह के का अगर आपको लॉस है, जैसे मान लीजिए आपको एफएनओ में लॉस है, आपको कैपिटल गेन में लॉस है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका लॉस है तो उसको भी आपको बुक्स में दिखाना है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फ्यूचर गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हो। वो आप नहीं कर पाओगे अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर। सो बेसिकली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज ऑफ द टेबल, राइट? एवरीथिंग जहाँ पे आपको लॉस दिखाना था, ठीक है, और आपको लॉस हुआ है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, तो दिखा नहीं पाओगे। द सेकेंड थिंग इज दैट द इश्यू विद दैट कि आपको मान लीजिए जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे एक बार वापस देख लेना है कि ओल्ड रिजिम बेटर पड़ रहा है क्या न्यू रिजिम। बट अगर आप 31 जुलाई के बाद फाइल करोगे तो आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट नहीं कर सकते। आपने एनालाइज किया अभी कि मुझे शायद ओल्ड रिजिम अच्छा हो रहा है, पर 31 जुलाई के बाद जा रहे हो तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इन शॉर्ट, विदाउट इवन मतलब लोगों को कंफ्यूज किए बिना बोलना चाहता हूँ कि 5,000 पेनल्टी और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं है। और आई थिंक यू गाइज आर डूइंग ऑन अ राइट टाइम, देन दिस इज अ गुड रिमाइंडर दैट प्लीज फाइल ऑन टाइम। लास्ट टाइम एक्सटेंड हुआ था, ये टाइम चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। द रीज़न इज दैट
ये टाइम ड्यू डेट ही डिवाइड हो गई है। तो 31 जुलाई इज ड्यू डेट फॉर ITR 1, ITR 2। अगर आप बिजनेस रिटर्न फाइल करते हो, जो कंपनी के रिटर्न फाइल होते हैं वो 31 अगस्त एंड बियॉन्ड हो रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि 31 जुलाई के पहले आप सब कर दीजिए और उसको लास्ट डेट पे मत लेके जाइए। सर आपने मेंशन किया ITR 2, ITR 1 के बारे में, तो उसके हिसाब से ट्रेडर या इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगी कि उसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है? राइट, दैट्स द सिंगल मोस्ट थिंग जहाँ पे लोगों के रिटर्न रिजेक्ट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा ITR भरना है, तो आप कितना भी डिटेल डालो, सही से डालो, उसका मतलब ही नहीं है, बिकॉज आपने जो फॉर्म डालना था वही गलत डाल दिया। ठीक है, सो आपका ITR 1 से स्टार्ट करते हैं। ITR 1 इज वेरी बेसिक, मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, इसलिए उसको नाम भी दिया गया है सहज हिंदी में, बराबर है। उसमें आपका मान लीजिए आपका सैलरी इनकम है और सैलरी 50 लाख से कम है, आपके पास सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा नहीं है। नया चेंजेस आया है कि अगर आपका कैपिटल गेन है वो 1,25,000 तक ही है, ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वो टैक्सेबल नहीं है, राइट। तो वो वाले लोग भी इसमें फाइल कर सकते हैं। सो मेनली कौन फाइल नहीं कर सकता? इफ़ यू आर एन NRI, इफ़ यू हैव अ कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, कैपिटल गेन बियॉन्ड 1,25,000, वो लोग फाइल नहीं कर सकते। या आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, वो नहीं कर सकते। या आपकी सैलरी 50 लाख के ऊपर है, तो फिर वो कौन सा फाइल करेंगे? वो फाइल करेंगे ITR 2। अच्छा, ओके। ITR 1 वही फाइल कर पाएंगे जिसका 50 लाख के नीचे है, जिसके पास अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी है, जिसका 1,25,000 तक का गेन है। ये सब बेसिक्स वाले जो इसमें कवर हो गए। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इनकम है, वो सब इसमें आ गए, राइट। बट द मोमेंट आपने शेयर्स में ट्रेडिंग किया है, या मान लीजिए आप इन्वेस्टर हो, आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड लिए, बेचे, शेयर्स लिए, बेचे, और उसमें आपका जो गेन बन रहा है ना, वो एकदम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख के ऊपर है, या तो आप NRI हो, तो ये सब आ जाएंगे ITR 2 में। ओके। नाउ आता है ITR 3, इट्स क्लासिक बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी लोग बिजनेस प्रोफेशन में है, उनका जो उनको रिटर्न फाइल करना है वो आ जाएंगे उसमें। पर अपनी जो ऑडियंस है जो आज हमको देख रही है, उसमें से काफ़ी लोग ITR 3 में आएंगे। उसका रीज़न है बिकॉज जब यस ट्रेडर्स, इफ़ यू आर डूइंग अ FNO, और इफ़ यू आर डूइंग अ फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग, और इवन इफ़ यू आर डूइंग अ इंट्राडे, ऑल दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम, विच मैनी पीपल आर मिसिंग, राइट। तो उसके लिए ITR 3 आएगा। सो ITR 3 इज फॉर देम एंड ITR 4 इज फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इंडिविजुअल मैं जब रिटर्न फाइल करने जाता हूँ, तो बेस्ड ऑन मेरी कौन सी कैटेगरी की इनकम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसका मैं फाइल कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे ITR चूज करना पड़ेगा। ओके। और इस साल अगर कोई इन्वेस्टर जिसके जो कैपिटल गेन्स है वो स्मॉल है, मतलब छोटे कैपिटल गेन्स, उनके लिए कोई चेंजेस वगैरह आए हैं? यस, सो अप टू 1,25,000 जिसका मैंने जिक्र किया, उस जिसका जैसे समझो किसी ने स्टॉक लिया, ठीक है, 5 लाख का, हाँ। और वो 6,25,000 में उसने बेच दिया, ठीक है, तो उसका गेन हुआ 1,25,000, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान लीजिए उसने 12 महीने के बाद बेचा, तो वो भी ITR 1 भर सकता है, क्योंकि उसका जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है ही नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किया है कि सिर्फ आपका कैपिटल गेन है जो टैक्सेबल नहीं है, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000, वो लोग भी ITR 1 भर सकते हैं। बट अगर आप किसी के पास संदेश है फॉरेन असेट्स या कोई क्रिप्टो में डील करता है, वो सबको ITR 2 में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ITR 1 नहीं है। सो ITR 1 जो 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बोली जो बेसिक्स है उसके अंदर आते हैं। तो ITR 2 और ITR 3 के फाइलर्स बढ़ रहे हैं लास्ट 3 साल में, जो मैंने डेटा देखा है ना, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग सम और अदर काइंड ऑफ पैसिव इनकम और सम और अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो ये सब ITR 2 या ITR 3 में फॉलो होता है। गॉट इट। सर हमने देखा कि टैक्स स्लैब्स चेंज हुए थे, नया रिजीम आया उसके बाद, तो अगर मान लो किसी की इनकम 12 लाख है, तो 12 लाख गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका टैक्स फ्री है, बेसिकली नो टैक्स। अगर किसी का 12.5 या 12.3 हो गया, उसके लिए कैसे चेंजेस होते हैं फिर, अगर इफ़ ही हैव टू फाइल टैक्सेस? सो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। एक्चुअली ये राइट है, बट इधर कहाँ प्रॉब्लम आता है कि लोगों को है ना 2-3 कंसेप्ट जो इसके अराउंड है ना वो पता नहीं है। पर अगर किसी ने ये समझ लिया ना संदेश के 12 लाख तक किन लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पर उसके पहले एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। एक रिबेट करके कंसेप्ट है, बिकॉज ऑफ दैट रिबेट लोग 12 लाख तक टैक्स नहीं भरेंगे। और कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि अगर आप स्लैब रेट देखने जाते हो तो न्यू रिजिम के स्लैब रेट है 0 to 4 लाख रुपीज, नो टैक्स। सो अल्टीमेटली एग्जेम्प्ट कहाँ तक है? 4 लाख। ठीक है, वो एक बहुत क्लियर है। अब आता है 4 से 8 किसी का इनकम है, मतलब 4 लाख के ऊपर गया और 8 लाख तक इनकम है तो 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है, सो एंड सो फोर्थ। आप 24 लाख तक 30% के ऊपर, हर 4 लाख पे 5% बढ़ता जाता है। वेरी सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर इन दैट वे, परफेक्ट। नाउ अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मुझे लोगों को टैक्स बेनिफिट देना है जो स्मॉल अर्न करते हैं, विच इज अप टू 12 लाख। तो गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट सबको छूट नहीं दे दी। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपका समझ लीजिए 11-12 लाख तक इनकम है,
आप एक काम करिए, आप टैक्स कैलकुलेट करिए। तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया 4 से 8 लाख, आपने 5% टैक्स भर दिया, काउंट कर लिया, और 8 से 12 लाख टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका टैक्स पेएबल अगर 60,000 आता है, ठीक है, तो नो टैक्स, उसको बोलते हैं रिबेट। तो जब आप 12 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट करोगे संदेश एक्चुअल में जाके 4 to 8 वो 4 लाख हो गया, 4 लाख के ऊपर 5%, 20,000 टैक्स। अब दूसरे 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स, सो 8 to 12 विच इज 40,000 टैक्स। तो जब एग्जैक्टली आप 12 लाख तक पहुंचते हो तो आपका टैक्स पेएबल आता है गवर्नमेंट को 60,000। बट गवर्नमेंट ने बोला 60,000 है ना, मैं आपको रिबेट देता हूँ, कितने का, 60,000 का, डोंट पे एनी टैक्स। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख तक का आप टैक्स कैलकुलेट करें न्यू रिजिम में, 60,000 से कम आएगा तो आपको उतने का रिबेट मिल जाएगा। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रिबेट, सो इट्स नॉट एग्जेम्प्ट। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे मेरा इनकम तो 13 लाख है, 13.5 लाख है, तो मैं पूरा 4 लाख से क्यों दे रहा हूँ टैक्स। आप पूरा 4 लाख से इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपका 12 लाख के क्रॉस हो गया। सो आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। और दूसरा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई और भी बोलता है कि नीतीश मेरी इनकम सिर्फ 12,10,000 है, और जस्ट बिकॉज 12,10,000 है मुझे पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो उसमें पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको सैलरी वाले का। मान लीजिए आपकी इनकम सैलरी से है 12,75,000, तो 75,000 आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये सबको मिलता है, ठीक है। तो आपकी इनकम 12,75,000 से हो गई 12 लाख, नो टैक्स। तो ये केस भी हटा देते, इसलिए सैलरी वाले के लिए और एक चीज़ थी कि 12,75,000 तक नो टैक्स। इफ समबडी इज डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन 12 लाख तक टैक्स नहीं, कोई सैलरी इनकम लेता है तो 12,75,000 तक टैक्स नहीं। अब आते हैं दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि कोई बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरा इनकम है 12,85,000, ठीक है, तो उसमें से 75,000 आपने निकाल दिया, ठीक है। सो अभी 12,10,000 उसका नेट इनकम हुआ, उसकी वजह से उसका टैक्स आ जाएगा संदेश 61,000। तो वो बोल रहा है कि मेरी इनकम सिर्फ 10,000 से बढ़ी, 12 लाख तक आप कोई टैक्स नहीं बोल रहे हो, अब 10,000 से मेरी इनकम बढ़ी और मेरे को 61,000 टैक्स देना पड़ेगा, 61,000। तो गवर्नमेंट ने बोला और एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो गवर्नमेंट ने बोला आपका इनकम कितने से बढ़ा, 12 लाख के ऊपर 10,000 से, आप एक काम करो 61,000 टैक्स मत दो, आप 10,000 ऊपर का जो है ना वो जो टैक्स दे दो। अच्छा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का इनकम नेट इनकम आ रहा है 12,25,000, किसी का इनकम सैलरी है तो आपका समझ लीजिए 13 लाख सैलरी है, तो 75,000 पहले हटा दो, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब आ गए आप 12,25,000 पे, तो आप वापस सेम बोलोगे अरे नीतीश मेरा 25,000 से बड़ा कुछ इनपुट टैक्स तो आ गया कुछ 63,65,000, सेम आपको कैलकुलेट करना है 4 to 8, 8 to 12 एंड सो फोर्थ। तो आपका कुछ टैक्स बन रहा है संदेश अराउंड 63,000। तो गवर्नमेंट बोल रही है 63,000 नहीं देना है ना, 25,000 टैक्स देना है, क्यों, क्योंकि आपका 12 लाख के ऊपर तो सिर्फ 25,000 ही पड़ा है। सो इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, दिस वाज ऑलवेज देयर इन इनकम टैक्स, काफी पहले से। हाँ काफी पहले से, बट ये इनकम के स्लैब बदलते गए तो लोगों को कन्फ्यूजन हो, पहले वो 7 लाख पे था, 5 लाख पे था, ओल्ड रिजिम में भी मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है, उधर भी रिबेट है। बट अभी सिंपल याद रखना है, जब ये रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये दो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, अभी तक आपको नहीं पता है तो, विच इज रिबेट एंड मार्जिनल रिलीफ, और ये आपको पता चल गया कि इसके पीछे का ये लॉजिक है, तो शायद आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ओके, और ये सेम चीज़ मतलब ट्रेडिंग इनकम पे भी अप्लाई होती है? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस, वेरी गुड क्वेश्चन। द रीजन इज दैट, मान लीजिए मैं वापस एक एग्जांपल के तौर से बोलता हूँ, बिकॉज हमने बहुत सारे कंसेप्ट बताया है, सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी का इनकम मान लीजिए 10 लाख है, उसके अंदर 8 लाख का उसका सैलरी है और 2 लाख का उसका कैपिटल गेन है, ठीक है। उसने शेयर्स लिए, बेचे, और वो कैपिटल गेन मतलब 12 महीने के अंदर शेयर्स लेके बेच दिए, तो अभी वो बोलेगा यार मेरा तो 12 लाख है, मैं कुछ टैक्स नहीं भरूंगा। गवर्नमेंट बोलती है कि जो स्पेशल रेट से जो टैक्स होता है उसके ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कैपिटल गेन पे वो रिबेट नहीं तो है। 8 लाख तक की सैलरी पे आप 0 टैक्स दो, विच इज फाइन। बट जो 2 लाख है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपकी क्रिप्टो की इनकम है, आपकी कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, ये सब स्पेशल रेट से टैक्स होती है। स्पेशल रेट मतलब इधर 12.5%, 20%, जो आपकी क्रिप्टो है डायरेक्ट 30%, तो दिस इज ऑल कॉल्ड स्पेशल रेट इनकम। तो आपको सिर्फ सोचना है कि मेरे पास कोई स्पेशल रेट इनकम है क्या, अगर मेरा 12 लाख है उसके अंदर कोई स्पेशल रेट इनकम है कि नहीं, तो उसके ऊपर मुझे रिबेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिबेट का कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ कि अगर रिबेट समझ गया, रिबेट किस पे मिलता है, नॉर्मल इनकम पे। तो अभी अगर मेरा कोई स्पेशल रेट वाला इनकम है उसके ऊपर रिबेट नहीं मिलने वाला है, मतलब भले ही मेरी 9 लाख की इनकम हो, 8 लाख की इनकम हो, 7 लाख की हो, पर उसके अंदर अगर ये स्पेशल रेट वाली इनकम आ गई तो उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग ऑपरेट करते हैं बेसिकली, कि आपकी सैलरी इनकम अलग है और आपने इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से जो भी कमाया है दैट इज डिफरेंट। उसके ऊपर आपको फ्लैट टैक्स भरना है, इधर 12.5% अगर लॉन्ग टर्म है, इक्विटी वाला है, या आपने शॉर्ट टर्म है तो 20% देना है। तो इसके ऊपर जैसे आपको 10 लाख का दिया तो 2 लाख पे
वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरेगा 20%, और 8 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं भरेगा, भले उसकी 12 लाख से नीचे इनकम है. सो दैट्स थैंक्स फॉर आस्किंग मी, बिकॉज इधर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं 12 लाख से कम कमा रहा हूँ तो मेरे को क्यों टैक्स भरने को आ रहा है. दिस इज द रीजन. या मेक सेंस. तो इसके अलावा एक चीज़ थी कि हमने पहले भी बहुत डिस्कशन देखे हैं, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, Right. बट स्टिल एक बार क्योंकि फाइलिंग सीजन चल ही रहा है, लोगों को course, of पता course. होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ओल्ड रिजीम. मतलब शुड इन्वेस्टर स्टिल चूज इट एट दिस मोमेंट? सो संदेश, 4 साल पहले जब ये पूरा 4-5 साल पहले जब पूरा ये न्यू रिजीम जब लॉन्च हुआ ना, तो हमने इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर को एक इजी कैलकुलेशन देने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट इन्वेंट किया, ब्रेक इवन चार्ट. एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट वी हैव इन्वेंटेड दिस इन इंडिया. उसके बाद काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया और हर साल पब्लिश करते हैं, बट वी आर द फर्स्ट वन टू पब्लिश एवरी ईयर. तो हमने लास्ट ईयर भी पब्लिश किया था जब बजट आता है, ये टाइम भी पब्लिश किया. सो आई विल शेयर दैट विथ ऑल आवर ऑडियंस, बट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, आपको बहुत ही, मैं बोलता हूँ 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स आपके पास है ना, तो आपको पता चल जाएगा. अभी बैठे हुए आप बैठ रहे हो और कोई देख रहा है ना, तो वो 60 या 90 सेकेंड में खुद का रिजीम सिलेक्ट कर सकता है या क्रॉस चेक कर सकता है कि मैंने जो लिया है वो बराबर है कि नहीं. आपको सिर्फ 2 फिगर चाहिए. ओके, आपकी, मैं सैलरी वालों के लिए बात करता हूँ, आपकी CTC कितनी है, ये फिगर तो आपको पता ही होगा बिकॉज आपको पता है आपकी CTC कितनी है. दूसरा, आपके पास कितने डिडक्शन एंड एग्जम्पशन है. सो अगर ये 2 चीज़ आपको पता है, आप अभी पता चल पाएंगे आपको कि कितना आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ओल्ड रिजिम या तो न्यू रिजिम. अब डिडक्शन और एग्जम्पशन सबको पता है, बट अगर नहीं भी पता है तो बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ. डिडक्शन मतलब क्या, कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, आपकी हाउसिंग लोन है तो इंटरेस्ट भरते हो, ये सब आपको टैक्स में बेनिफिट देते हैं. इसके साथ अगर आपकी ऑफिस में से आपको मील कूपन देते हैं या आपको HRA देते हैं या आपको LTA देते हैं, ये सब जोड़ लीजिए आपको कौन से एप्लीकेबल है. उसके बाद वो जोड़ने के बाद आपको ये 2 चीज़ अगर आपके पास आ जाती है तो यू जस्ट हैव टू सी दैट, लेट्स से आपकी CTC है 20 लाख रुपीस, तो आपको 7.58 लाख डिडक्शन या एग्जम्पशन चाहिए. और इसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलूँगा. क्यों? क्योंकि ये लेवल पे आपका टैक्स अंडर न्यू एंड ओल्ड रिजिम सेम हो जाएगा. So if your CTC is 20 lakh and the deduction and exemption which we just discussed, अगर वो आप क्लेम कर पाओगे 7,58,000 to be precise, दोनों में आपका टैक्स सेम हो जाएगा. इसका मतलब अगर आपके पास 7.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन है एंड आपकी इनकम 20 लाख है, आपके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है, अदरवाइज न्यू. वन मोर एग्जाम्पल टू क्लेरिफाई एंड टू गिव मोर कंटेक्स्ट. मान लीजिए आपकी इनकम 24,75,000 के ऊपर है, एनीथिंग 40 लाख 50 लाख, राइट, आपको 8.5 लाख के डिडक्शन चाहिए. अगर उसके ऊपर के डिडक्शन है तो ओल्ड रिजिम बेटर है. बट आप बोल रहे हो नहीं नीतीश, मेरे पास इतने डिडक्शन नहीं है, मेरा खुद का घर है, मेरा लोन खत्म हो गया है, मेरे को इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते फ्लैक्सी बेनिफिट्स ऑफिस से. ठीक है, तो आपका 8.5 लाख के नीचे डिडक्शन है और आपकी इनकम 24,75,000 के ऊपर है. यू आर परफेक्टली फाइन एंड सेविंग अ गुड अमाउंट ऑफ टैक्स इन न्यू रिजिम. तो दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस चेक. सेकेंड थिंग ओवर हियर इज दैट, आपने बोला कि कौन से केसेस के लिए ये बेनिफिशियल होगा, राइट. सो अभी तक बेनिफिट अभी भी हो रहा है काफ़ी लोगों को. अगर मैं मेरे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो अराउंड 20-25% स्टिल हैज़ ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजिम. क्यों? क्योंकि शायद उसका HRA बन रहा है, फिर उसके ऑफिस में से काफ़ी सारे, ये मैं आपको जो बेनिफिट बोल रहा हूँ फ्लेक्सी बेनिफिट्स, उसकी वजह से उसका जो ये टोटल डिडक्शन है वो 8.5 लाख को क्रॉस कर रहा है एंड देयर इनकम इज 24,75,000. नाउ बिकॉज यू मेंशन दैट कि वी विल टॉक अ बिट अबाउट प्लानिंग ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि आज आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, रिटर्न फाइल करने के बाद भी ये काम आना चाहिए. दैट्स व्हाट आवर लॉजिक इज, राइट, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस. तो इनकम टैक्स एक्ट 25 में ओल्ड रिजिम को और बेनिफिशियल बनाया गया है. कैसे? आपका HRA में 4 सीटें ऐड कर दी गई है. मतलब HRA में एक कैलकुलेशन आता है, ठीक है, तो उसमें मेट्रो सिटी में अभी तक सिर्फ 4 सीटें आते थे, उसमें और 4 ऐड कर दिए गए हैं. अहमदाबाद, पुणे, देन योर बैंगलोर एंड हैदराबाद. तो ये 4 सिटी वालों के लिए एडिशनल बेनिफिट हो गया बिकॉज एक कैलकुलेशन आता है HRA का, उसमें अभी ये सिटी को वेटेज दे दिया गया है 50% ऑफ बेसिक. ठीक है, जब HRA कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए अब और बेनिफिशियल हो सकता है जब ये साल का आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपका ऑलरेडी सैलरी कट से TDS कट रहा है, आपने न्यू रिजिम ऑप्ट कर लिया है. सो दिस इज द टाइम टू चेक फॉर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड दिस ईयर ऑल्सो. क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल इज फ्रॉम अप्रैल 26. तो इसका रिटर्न ऑफकोर्स आप भरोगे जुलाई 2027 में, पर उसका प्लानिंग अभी करना पड़ेगा, राइट. तो एक बेनिफिट वो हो गया. आपके अभी तक जो फूड कूपन थे वो 50 पर डे पर मील अलाउड थे, उसको 200 कर दिया है. मतलब अभी तक 24,600 का बेनिफिट मिल रहा था, वो हो गया है 1,05,600. फूड कूपन अगर ऑफिस में से आपको मिल रहे हैं, यू शुड ऑप्ट
बिकॉज दिस कैन गिव यू एडिशनल टैक्स ब्रेक. दो और चेंज हुए विच इज रिलेटेड टू योर चाइल्ड. सो इफ यू आर मैरिड, इफ यू हैव चिल्ड्रन एंड दे आर गोइंग स्कूल, ठीक है, अभी तक पर मंथ कुछ सिर्फ 100 रुपीज़ अलाउड थे, उसको बढ़ा के 3000 रुपीज़ कर दिए. तो 36,000 अगर आप फीस तो भर ही रहे हो, उसको अगर आपके ऑफिस में फ्लेक्सी पे में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस करके एक ऑप्शन है, उसको आपने ऑप्ट कर लिया, सो 36,000 आपके लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. बट ये सब ओल्ड रिजिम में है. तो हम जो 8.5 लाख की बात कर रहे हैं ना, उसको जोड़ने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि अगर ये सब जोड़ के प्लस मेरे खुद के HRA, हाउसिंग लोन जो भी है वो सब जोड़ के अगर क्या मैं 8.5 लाख पहुंच तक था नहीं, इसके लिए कैलकुलेशन करना है. सो दिस यू शुड डू बिकॉज इट नॉट गोना टेक मोर टाइम. तो आप लास्ट ईयर के लिए भी कीजिए जिसका अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, और करंट ईयर का प्लानिंग करने के लिए भी कीजिए, तो आपको पता चले कि विच रिजिम यू ऑप्टेड, बिकॉज दिस इज द सिंगल मोस्ट थिंग can help you save a lot of tax. So I think डिडक्शन और एग्जम्पशन कैलकुलेट करना इज द बिगेस्ट थिंग. अगर आपने वो सही से कैलकुलेट कर लिया, राइट, और ये ब्रेक इवन चार्ट आपके पास है, हाँ, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी वेरी, आई थिंक आई वुड से यू वुड बी वेरी मच श्योर कि आपके लिए बेनिफिट कौन सा रिजिम है. तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. इसलिए मैं ऑप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड ऑप्ट कर रहा है या मुझे HR ने बोल दिया, नहीं, मैं खुद से कैलकुलेट करके चूज कर पाऊंगा कि व्हाट इज राइट फॉर मी. सो दिस इज द पावर वी आर गिविंग. यू गाइस कैन सी द चार्ट हियर. सो हमने देखा है कि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनके एम्प्लॉयर ने अपने आप ही न्यू रेजिम में डाल दिया है. तो जब टैक्स फाइल कर रहे हैं वो लोग, क्या रेजिम चेंज हो सकता है, उसके क्या रूल्स होते हैं? सो सिंस 2025 ऐसा कंपलसरी हो गया है कि बाय डिफॉल्ट आपका रिजिम हो जाएगा न्यू रिजिम. अगर आपको शिफ्ट करना है रिजिम से, तो आपके HR को आपको चॉइस देते हैं, जब आइदर क्वार्टरली देते होंगे या जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब देते होंगे, तब आपको ऑप्ट करना है स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू गो फॉर ओल्ड रिजिम. तो गवर्नमेंट ने बोला है बाय डिफॉल्ट द रिजिम इज न्यू रिजिम नाउ. ठीक है, आप चूज कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल है. एंड नाउ वी हैव गिवन दैट टूल आल्सो, राइट. सो नाउ अभी चेक करके क्या फायदा है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि यार नितेश मेरा तो न्यू रिजिम मेरे एम्प्लॉयर ने दे दिया है, और अब जब मैं चार्ट देख रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे लिए ओल्ड बेटर है. सो व्हाइल फाइलिंग रिटर्न आल्सो संदेश यू कैन शिफ्ट योर रिजिम. ओके, दैट्स सो पावरफुल. सो हम जो भी क्लाइंट का रिटर्न फाइल करते हैं, हमारे जो भी क्लाइंट है जो नया है, वो सबका एक एक्सरसाइज करते हैं कि क्रॉस चेक योर रिजिम व्हाइल फाइलिंग ऑल्सो. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि एक बार, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, भले ही आपका रिजिम आपको लग रहा है बराबर है, पर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है कि नहीं. बिकॉज क्रॉस चेक करने के बाद अगर बेनिफिशियल है तो भले ही आपका फॉर्म 16 जो निकला है वो न्यू रिजिम के हिसाब से निकला है, राइट, पर अभी भी आप ओल्ड रिजिम में शिफ्ट हो सकते हो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है. दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. बाकी कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, राइट. तो ये एक पावर दिया गया है. और मान लीजिए आपने गलती से ओल्ड रिजिम ले लिया था, बट आपको लग रहा है कि मेरे लिए ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल नहीं है, पर एम्प्लॉयर ने वापस चेंज करने को नहीं दिया बिकॉज आपने ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया था और उन लोगों ने TDS वो हिसाब से काटा है, तो अभी फाइल करते टाइम आप न्यू रिजिम में भी शिफ्ट हो सकते हो. दिस इज फॉर सैलरीड. बट let's say if I'm filing as a business and profession, I only get one round trip. मतलब एक बार मैं old regime में जाके वापस new regime में आ सकता हूँ. It's that stringent. So if I am a business and profession, or if I am a trader who are filing return as a business and profession, I have a very limited choice. So I need to select my regime बहुत सोच समझ के, बिकॉज मैं केयरफुली रिजिम चूज नहीं करूँगा तो मैं घड़ी घड़ी चेंज नहीं कर सकता हूँ. बट आपका सैलरी इनकम है, आपका रिटर्न ITR 1 ITR 2 फाइल होता है, तो आप एवरी ईयर चेंज कर सकते हो. नॉट ओनली दैट, रिटर्न फाइल के टाइम भी चेंज कर सकते हो. सो सैलरी वालों के लिए थोड़ा बेनिफिट है. बट अगर बिजनेस प्रोफेशन ITR 3 फाइल कर रहे हो, ओनली वन राउंड ट्रिप, तो आप सोच समझ के सिलेक्ट करिए या चेंज करें. और अगर मान लो कि मैं ITR 2 में चेंज करता हूँ अपना रजीम, तो डू आई नीड टू जनरेट न्यू फॉर्म 16 या फिर द सेम? नहीं, आपका फॉर्म 16 सेम आएगा. आपको ITR में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उससे आप आपका रिजिम चेंज कर पाएंगे. ओके, राइट, गॉट इट. फाइलिंग के वक्त इन्वेस्टर्स को ब्रोकर के P&L और AIF डेटा में डिफरेंसेस दिखते हैं. उस मिसमैच से कैसे बच सकते हैं लोग, और कौन सी डेटा पे बिलीव करना चाहिए? नो, दिस इज थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस, बिकॉज हमने प्रैक्टिकली भी बहुत देखा है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जब वो अपना AIS देखते हैं. सो फॉर नॉलेज ऑफ आवर ऑडियंस, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अगर उनको नहीं पता है तो, कि AIS क्या होता है. AIS का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. ये आपको मिलता है आपके ही खुद के इनकम टैक्स लॉगिन से, पोर्टल से. अब AIS क्या है, मैं AIS को नाम दिया हूँ, ये आपका फिनेंशियल कुंडली है. जितना आपको नहीं पता होगा संदेश, वो सब AIS में ऑलरेडी है. शायद आपको भी नहीं पता होगा, ऐसी चीज़ उसमें से मिलेगी. फॉर एग्जांपल, आपने कितने स्टॉक लिए या क्या बेचा, कौन से म्यूचुअल फंड लिए, क्या बेचा, आपके पास कितने बैंक अकाउंट में कितना आपको इंटरेस्ट आया, कौन से बैंक अकाउंट है,
आपका मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है, लिया है, आपने फॉरेन ट्रैवल किया तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज लिए है, या आपने कार बाय की है जो 10 लाख के ऊपर की है, मतलब आप जब देखोगे ना यू विल बी अमेज्ड दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। जब बिना कुछ उनको इन्फो राइट, दिया। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बिकॉज सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट को ये ब्रोकिंग हाउसेस ऑल दिस बैंक हैज़ टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन। तो उसके पास आपका पैन है और आपके पैन से ये सब लिंक है, तो उसके पास ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप रजिस्टर ऑफिस में जाके आपका घर ले रहे हो, बेच रहे हो, आप पैन नंबर दे रहे हो, Correct. तो उनको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, राइट। तो उनके पास सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप काफ़ी बार भूल जाते हो, आपको पता नहीं है वो इनकम भी उसमें ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ओके। तो द वन थिंग यू शुड बी चेकिंग इज योर AIS, इट्स मस्ट, ठीक है। तो द सेकेंड थिंग नाउ, आपने बोला कि अगर ब्रोकर का जो PNL है दैट इज मोर एक्यूरेट, वाई? बिकॉज आपके ब्रोकर, आप जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, उसके पास आपका बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट भी है। AIS मोस्टली आपको बाइंग एंड सेलिंग दिखाता है, उसके पास वो नहीं है। दूसरा, काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, राइट्स इश्यू होते हैं, बोनस आता है, ठीक है, वो सब आपके ब्रोकर के पास प्रॉपरली कैप्चर्ड है। तो आपका जो AIS है ना वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, और आपका जो स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट होगा। बट अगर डिफरेंस आता है, मान लीजिए आपकी सेलिंग वैल्यू में ही डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ये AIS में इनकम टैक्स पोर्टल में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, दिस इज द एरर। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है? जैसे आपने बोला कि अगर आप रिटर्न फाइल करोगे आपके PNL के हिसाब से, विच यू शुड बी डूइंग, बट AIS में कुछ डिफरेंस है, तो सीधा आपको नोटिस आ सकता है, बिकॉज दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो एक तो AI या एक सिस्टम ऑटोमेशन गवर्नमेंट ने लगा दिया है, इनकम टैक्स ने, कि आपका AIS और आपने जो रिटर्न फाइल किया ना वो दोनों मैच करेंगे। ओके। द मोमेंट देयर इज अ डिफरेंस, आपको बाय डिफॉल्ट एक नोटिस आ जाएगा कि आपने रिटर्न बराबर फाइल नहीं किया या इनकम अपनी बराबर नहीं दिखाया। सो फर्स्ट थिंग यू शुड क्रॉस वेरीफाई। अगर आपका CA भी आपके लिए फाइल कर रहा है ना, देयर इज नो हार्म, बिकॉज दिस इज योर इनकम, दिस इज योर टैक्सेस। आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपके AIS में क्या क्या छुपा है और क्या क्या है उसमें, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, सैलरी का सब कुछ डेटा, यस एवरीथिंग इज यस, देयर। आपका जहाँ जहाँ पे भी TDS कटा है, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दैट स्टेटमेंट। इट बिकम सो कम्प्रिहेंसिव, में इतना कम्प्रिहेंसिव हो गया अभी। पहले कुछ कुछ डेटा आता था, अभी बहुत कुछ डेटा आ रहा है और उसमें और डेटा इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। सो आपके पास ऑफकोर्स आपको जो नॉलेज है वो तो दिखाना ही है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप भूल गए वो इनकम भी उसमें दिख रहा है, बिकॉज वो सेंट्रली पुल आउट होता है फ्रॉम ऑल दिस बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दैट थिंग, म्यूचुअल फंड हाउसेज, ऑल दैट थिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट चेक योर AIS, आपको पता चलेगा क्या क्या आ रहा है, राइट। पर उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, वो आपको रिपोर्ट करनी है कि भाई ये गलत आया है इसमें, क्योंकि अभी भी वो सिस्टम इम्प्रोवाइज हो रहा है, और कोई ना कोई जो फॉर्मेट है डेटा का वो आप कैसे दिखा रहे हो वर्सेस कोई कैसे सेंड कर रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए भी डिफरेंस आ सकता है। बट हाँ, तो आपको आपका PNL जो ब्रोकर दे रहा है उससे प्लस आपके पास जो रिकॉर्ड है वो हिसाब से आपका रिटर्न फाइल करना है। बट कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको उसमें रिपोर्ट करना है। आपके AIS में एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हो कि इसमें ये गलत आ रहा है या ये ऐसा आ रहा है। एक बार बता सकते हो हाउ टू एक्सेस AIS, कहाँ कौन सी साइट पे जाके? राइट, आपकी incometax.gov.in जो इनकम टैक्स फाइलिंग का पोर्टल है, उसके अंदर आप लॉगिन करते हो, आपका खुद का लॉगिन, ठीक है, आपका क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है, उसमें एक AIS करके ऑप्शन है, वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो इन शॉर्ट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे incometax.gov.in पे रिटर्न फाइलिंग में आप जब आपका खुद का लॉगिन करोगे तो AIS का ऑप्शन आता है। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल आप कौन सी मिस्टेक देखते हो जो सबसे ज़्यादा करते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, मतलब कंप्लाइंस या फिर प्लानिंग लेवल्स पे? सो मुझे लगता है मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो हमारे पास इन्वेस्टर आते हैं या जो रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं या नॉर्मल क्लाइंट आते हैं, राइट, प्रॉस्पेक्ट में बोल सकता हूँ, हाईएस्ट मिस्टेक इज़ ऑन बोथ द लेवल ना। और सबसे बड़ी जो उसमें से मिस्टेक बोल सकता हूँ, लोग प्लानिंग और टैक्स फाइलिंग मिक्स कर देते हैं। लोग अभी जून जुलाई में आके बोलेंगे कि हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। यू कैन नॉट, बिकॉज ये पोस्टमार्टम है। आपने जो टैक्स बचाना था, आपको जो प्लानिंग करनी थी, वो हो सकती है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक, क्योंकि ये जो इनकम आपने कमाई है, जो डिडक्शन एग्जम्पशन लिए, उसका अभी सब आप हिसाब दे रहे हो। तो ये सब हो रहा है आपका रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, राइट, इसको। तो दोनों को मिक्स मत करो। रिटर्न फाइलिंग इज अ कंप्लायंस, और प्लानिंग के जहाँ प्रोएक्टिवली प्लान कर रहे हो कि मुझे कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी है, मुझे कौन से डिडक्शन लेने हैं, मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, या मुझे कैपिटल गेन कैसे बचाना है, ये सब आप प्लान कर सकते हो। सो सबसे बड़ा मिस्टेक है, लोगों को ये 2 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एक प्लानिंग है और दूसरा है कंप्लायंस। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों की कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द पर्पस। तो रिटर्न फाइलिंग इज योर पोस्टमार्टम, ठीक है। अब तो सबसे पहले ये नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज दैट प्लानिंग लेवल पे
जैसे हमने बात की ऑलरेडी कि आप अभी जो प्लान कर रहे हो ये साल में कि आपको पता है कि आपने लास्ट ईयर के कितना टैक्स भर दिया है, तो अभी आप टैक्स बचाना चाहते हो, आप अगर टैक्स बचाना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल अभी प्लान है, बिकॉज अभी आप इनकम कमा रहे हो, अभी आप वो चीज़ कर सकते हो। आपको कैपिटल गेन बचाना है, आपको कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी है, आपको क्या फैमिली टैक्स प्लानिंग करना है, वो सब अभी हो सकता है। आपको शायद HUF क्रिएट करना है, आपके लिए क्या सही है, वो सब अभी हो सकता है, बिकॉज ये पूरा अभी तक 31 मार्च 27 तक का आपके पास टाइम है, राइट। सो पहले आप प्लानिंग कर लीजिए और कंप्लायंस अभी जो आप कर रहे हो वो प्रॉपर कर लीजिए। नाउ जब कंप्लायंस की बात आती है, काफ़ी लोगों को 2 से 3 चीज़ें जो मुझे लग रहा है वो रेड फ्लैग बोल सकता हूँ, पता ही नहीं है। मोस्ट सैलरीड पीपल को पता ही नहीं है कि एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज़ है। उसकी वजह से वो बहुत सारा टैक्स तो छोड़ो, टैक्स तो भरना ही है, टैक्स भरते हैं लोग क्योंकि प्लान नहीं करते, पर पेनल इंटरेस्ट भर देते हैं बिकॉज एडवांस टैक्स नहीं भर पाते क्योंकि एडवांस टैक्स का कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है। दूसरा इसके साथ होता है काफ़ी ऐसी कंप्लायंस है जो नॉर्मल नहीं लगती है बट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हाउस में रह रहे हो रेंट पे और उसका रेंट अगर 50,000 के ऊपर है, तो आपको आपका जो लैंडलॉर्ड है ना उसका TDS काटना पड़ेगा। और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, आपने HRA दिखाया कि नहीं, जस्ट बिकॉज आप कोई घर में रह रहे हो जिसका रेंट 50,000 के ऊपर जा रहा है, तो आपको पूरे साल में मार्च में, ठीक है, जो भी आपने रेंट दिया है, क्योंकि आपने समझो 60,000 रेंट दिया है, सो 12 × 6, तो आपका जो 7,20,000 का रेंट गया है उसके ऊपर 2% TDS काटना है। तो आपका जो लास्ट मंथ का आप जो रेंट दोगे लैंडलॉर्ड को उतना कम दोगे और उसका TDS भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तक TDS कटता हुआ है, तो आपको पता ही नहीं कि आपको भी किसी का TDS कट करना है। तो दिस इज द अनदर कंप्लायंस जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से लोगों को नोटिस आती है और उसके ऊपर भी पेनल्टी भरनी पड़ती है बिकॉज आपने ये कंप्लायंस नहीं किया है, ठीक है। तो ये कंप्लायंस। तीसरा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे, लोगों को AIS पता ही नहीं है, तो AIS डाउनलोड करके देखना है और समझना है कि मेरी कौन सी इनकम है, कैसे रिफ्लेक्ट हुई है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और सबसे बड़ी गलती अगर मैं लास्ट में सोच पाऊँ तो वो है आप ITR रॉन्ग सिलेक्ट करोगे, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, बिकॉज वो रिटर्न वुड बी बैड इन लॉ, वो आपका रिटर्न काउंट ही नहीं होगा क्योंकि आपने रिटर्न ही रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी ये नेचर इनकम है, उसको ITR 2 में जाना चाहिए, ITR 3 में जाना चाहिए। सो दिस आर द मिस्टेक्स। कंप्लायंस लेवल पे और प्लानिंग लेवल पे अगर आप ठीक कर देते हो तो टैक्स बचा पाओगे, इंटरेस्ट नहीं भरोगे और ऑफ कोर्स आपकी कंप्लायंस फुल प्रूफ होगी। ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्टॉक्स ले लें, म्यूचुअल फंड्स ले लें, अनलिस्टेड शेयर्स ले लें, इंटरनेशनल फंड्स, ETFs, क्रिप्टो जो भी है, इन सब में मतलब आज के टाइम में टैक्स कैसे लगता है? श्योर। सो जब 23 जुलाई 2024 इफ़ आई रिकलेक्ट प्रॉपरली, पूरा कैपिटल गेन चेंज हो गया इंडिया में, ठीक है। पहले बहुत सारे अलग अलग पीरियड थे, रेट्स थे, बहुत सब चेंज हो गया। सो 23 जुलाई को बजट जो आया उसमें पूरा कैपिटल गेन इन लोगों ने वो हिसाब से किया कि एक सिंक्रोनाइज करना है या रैशनलाइज करना है, वो हिसाब से। अभी आपको 2 चीज़ें याद रखनी है और आप लोगों को बिट्स एंड पीसेस में पता होगा, AI है, आप कभी भी देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, बट मुझे लगता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, आपको ये रेट्स पता होने चाहिए और उसको याद रखने का और उसको समझने का मैंने एक बहुत आसान तरीका निकाला है। बिकॉज लास्ट 1 ईयर में मोर देन 1 लाख पीपल को हमने ये बताया है कि हाउ यू कैन प्लान योर टैक्सेस थ्रू आवर मास्टर क्लास, राइट। सो फॉर उसके लिए मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विथ योर ऑडियंस, बट यू हैव टू जस्ट कीप 2 थिंग्स इन माइंड, ओके। कि जब भी आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, वो अगर आपका कैपिटल असेट है, ठीक है, स्टॉक्स आपके हो गए, म्यूचुअल फंड्स आपका हो गया, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब कैपिटल असेट होते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि उसको कब परचेस कर रहे हो और कब उसको सेल कर रहे हो। क्यों ये डेट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कैपिटल गेन ऑलवेज एप्लीकेबल होता है बेस्ड ऑन ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिफरेंस है कोई असेट्स में। कैसे? तो पहले तो आता है आपका ये फर्स्ट, जैसे आप देख रहे हो टैब, मोर देन 12 मंथ्स, उसके अंदर आ जाता है मोर देन 12 मंथ्स के बाद वो लॉन्ग टर्म कंसिडर होगा। उसमें आते हैं ये 4 मेन प्रोडक्ट, आपका इक्विटी शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके लिस्टेड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग आपके कोई भी लिस्टेड बॉन्ड्स है, आपके SGB हो गए, आपके गोल्ड ETF हो गए, ये सब आते हैं मोर देन 12 मंथ्स वाले में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट REITs एंड इनविट्स। ये 4 चीज़ें अगर आपने आज ली और 12 महीने के बाद में बेची तो वो लॉन्ग टर्म कंसिडर हो गया। ओके, रेट्स 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई, कि पहले तो समझना पड़ेगा कि मैंने लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अब इसके अलावा संदेश जितने भी चीज़ें आप सोच सकते हो, यू आस्क मी एनीथिंग विल फॉल इनटू मोर देन 24 मंथ्स। मतलब पहला हम लेते हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स, ठीक है, काफ़ी अनलिस्टेड स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ले सकते हो, बेच सकते हो। फिर आपका आता है रियल एस्टेट,
आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF कवर होता है मोर देन 12, पर अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालते हो, FOF जिसको बोलते हैं, वो आपका हो गया। फिर आपका हो गया इंटरनेशनल फंड्स, हाँ, आपके हो गए इंटरनेशनल स्टॉक्स, आप US में इन्वेस्ट करते हो, ये सब होगा मोर देन 24 मंथ्स आप होल्ड करोगे तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। सिंपल है। और आपके डेट म्यूचुअल फंड और आपके अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर है, विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। अगर ये मैंने याद रख लिया ना, तो मुझे पहले पता चल गया कि किसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होगा। और मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा रेट जो है ना वो वेरी करेगा बेस्ड ऑन माई होल्डिंग पीरियड। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, और एकदम सिंप्लीफाई, अगर आपको ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म याद रह गया ना, ऑल द लॉन्ग टर्म असेट्स, ऑल 12 मंथ्स या 24 मंथ्स आर टैक्स्ड एट 12.5%। आप कोई भी चार्ट निकाल के देख लीजिए, इतना सिंप्लीफाई कोई नहीं करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ऑल द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वुड बी टैक्स्ड एट 12.5%, क्योंकि होल्डिंग पीरियड मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया, राइट। अब आप कोई भी बोल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे नीतीश US स्टॉक्स 12.5%, म्यूचुअल फंड 12.5%, आप बोल दीजिए गोल्ड 12.5%, सिर्फ आपको देखना है 12 महीने या 24 महीने। अब गवर्नमेंट बोलती है बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडियन इक्विटीज में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में या तो रिट्स एंड इनविट्स में, आपका 12.5% टैक्स तो लगेगा, पर फर्स्ट 1.25 लाख तक मुझे आप टैक्स मत दीजिए। बस इतना याद रख लिया आपने, तो आपका ऑल लॉन्ग टर्म इज 12.5, योर स्टॉक्स, योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, योर रिट्स एंड इनविट्स गॉट अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तो यू जस्ट पे 12.5% टैक्स। ओके, बट वो तो सबके लिए कॉमन है, बट फर्स्ट 1,25,000 के ऊपर मुझे कुछ टैक्स मत भरी पर पैन। ठीक है, तो सबका आपको याद रह गया कि सिंपल है 12.5, ओनली दिस 3 प्रोडक्ट गॉट द बेनिफिट। सबका जो शॉर्ट टर्म है ना इज ऑलवेज एट स्लैब रेट। ओके, अब आप बोलोगे US स्टॉक्स स्लैब रेट, आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाला स्लैब रेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बेनिफिट डिफरेंशिएट बता दिया। अब गवर्नमेंट इधर भी बोलती है जो 3 प्रोडक्ट में मुझे 1.25 लाख का बेनिफिट दिया था, उसमें इधर भी बेनिफिट देती है शॉर्ट टर्म में। क्या बोलती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्टॉक्स, या तो फिर मेरे रिट्स एंड इनविट्स, अगर आप शॉर्ट टर्म में उसको बेच देते हो तो मुझे स्लैब रेट मत दो, 20% फ्लैट रेट दे दो। इट इज़ दैट सिंपल टू। तो हमने बहुत ही सोचा, जब ये चेंज हुआ तो बहुत सारे चेंजेस थे, लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे। फिर हमने एक मिडल वे सोचा कि इन दोनों को अलग कर देते, तो हमने होल्डिंग पीरियड को अलग कर दिया और रेट को अलग कर दिया। जब हमने दोनों को अलग कर दिया तो इतना सिंप्लीफाई हो गया कि यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ, जब तक एटलीस्ट मैम चेंज नहीं करते। आई थिंक ये टेबल होना बहुत जरूरी है लोगों के पास। यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द ग्राफ। सो बहुत सारे लोगों को होती है, आई थिंक मुझे भी होती है, अगर मान लो किसी को डिलीवरी स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ बट इंट्राडे F&O में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया, तो अब इनके लॉस को या फिर गेन्स को कैसे ऑफसेट किया जा सकता है, उसका कोई स्ट्रैटेजी, हाउ टू डू दैट? सो अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप जब बात करते हो कि नीतीश मैं कैसे टैक्स बचा सकूं, बराबर है, तो सबसे पहला आता है कि आपको काफ़ी बार लॉस होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आई थिंक लॉस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम, राइट। द लॉजिक इज दैट अगर आप ये टैक्स वाली गेम समझ गए तो आपका लॉस भी आपको बहुत फायदा दे सकता है, पर उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। अब लोगों को पता है नीतीश यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं F&O कर रहा हूँ, नहीं, आपके जो लॉसेस आपको जो सेट ऑफ करना है और आपको जो टैक्स प्लानिंग करना है ना, ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। तो 4 तरीके से इस एक्टिविटी को हम डिवाइड करते हैं। आप F&O कर रहे हो तो ये कंसीडर होगा आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, भले ही आपने 10 ट्रांजेक्शन किए, 5 ट्रांजेक्शन किए, द मोमेंट आपने F&O एक्टिविटी की, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो आपका काउंट होगा कैपिटल गेन नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपको इसको दिखाना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आज सुबह लिया शाम को बेच दिया, दोपहर को लिया शाम को बेच दिया, राइट, तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव गेन और लॉस। ये अलग से दिखाना पड़ता है बिजनेस इनकम और लॉस के अंदर, उसका ही सबसेट है, उसका सबसेट है, पर वो F&O था। अब इसको पूरा कैटेगरी डिफरेंट है, इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग इनकम, ओके, बिकॉज यू आर डूइंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली इंट्राडे। हाँ, ठीक है। थर्ड आता है आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, आप बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हो, 4-5 दिन में बेच रहे हो, 15 दिन में बेच रहे हो, स्विंग वगैरह, हाँ स्विंग हो गया आपकी, ये सब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना, इसको बोलते हैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, उसको ऐसे दिखाना है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बोली ना, वो आती है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, तो आपका पहले तो ITR हो जाएगा 3rd, 2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ITR 1, 2 तो है ही नहीं। सो फर्स्ट थिंग ये नोट करनी है। ये बाइफर्केशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम जो बात, आपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा कि अभी इसमें लॉस हुआ, तो कहाँ सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। और 4th इसमें जोड़ देते हैं, बिकॉज हमारे काफ़ी सारी ऑडियंस है जो इन्वेस्टर है।
ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ. मैं कभी स्टॉक लूंगा, मोस्ट ऑफ माई मनी इज इन द म्यूचुअल फंड, राइट. तो क्या होगा, मेरा जो इनकम है ना वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा. मतलब मैंने आज इन्वेस्ट किया और 12 महीने तक कुछ चीज़ें नहीं बेची है, ठीक है, या मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम एन इन्वेस्टर. तो ये फोर्थ कैटेगरी हो गया. और इन लोग का टैक्सेशन है मोर देन 1 ईयर 12.5%, लेस देन 1 ईयर 20%. बट ऑल अदर 3 वुड बी टैक्स्ड एज अ स्लैब रेट. ठीक है, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ है ही नहीं. अगर आपने फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग किया है, दैट विल फॉल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, और आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना है. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस वर्सेस इन्वेस्टर, जो फोर्थ कैटेगरी बताई. तो अभी हो गई एफएनओ, इंट्राडे ट्रेडर, नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, एंड फोर्थ हो गई आपकी इन्वेस्टर कैटेगरी. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है. एक हो गया आपका कैपिटल गेन, बाकी 3 हो गया आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन. अभी आपकी जो स्पेक्युलेटिव इनकम है या लॉस है, मान लीजिए स्पेक्युलेटिव में आपको कुछ लॉस होता है, दैट यू कैन एडजस्ट ओनली अगेंस्ट द स्पेक्युलेटिव गेन. तो उसको और किसी का सेट ऑफ नहीं कर सकते हो. ये पहले मैंने आपको सिंप्लीफाई वाला बोल दिया. और मान लीजिए ये साल आपको स्पेक्युलेटिव में लॉस हो गया है, सामने आपके पास स्पेक्युलेटिव गेन में कुछ सेट ऑफ करने के लिए नहीं है, तो ये लॉस को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, साइड में कर देते हैं. अभी आ गया आपका एफएनओ एंड नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग. इसका अगर आपको लॉस होता है, यू कैन एडजस्ट, आई एम टेलिंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर, यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी. ये 99% लोगों को नहीं पता है संदेश. इट्स दैट बिग. वापस मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको एफएनओ में लॉस है, आप कोई भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो. कैसे? आपको समझ लीजिए एफएनओ में लॉस है 3 लाख का ये साल में. आपको सामने इनकम आ गई कोई भी दूसरे बिजनेस एंड प्रोफेशन के, जैसे आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई मान लीजिए कोई दूसरी फ्रीलांसिंग कर रहा है, या आपको डिविडेंड आ गया, आपको बैंक इंटरेस्ट आ गया, उसके सामने ये एडजस्ट हो जाएगा. ये लोग नहीं समझते, ये लोग नहीं करते हैं. उनको पता ही नहीं है कि मेरा एफएनओ का लॉस, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस, आई कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी. ठीक है, तो पहले आपको ये एडजस्ट करना है. और अगर आपका कोई लॉस बच गया, ठीक है, तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. ओके, डबल हो गया मतलब टाइम फ्रेम 8-4 का. हाँ, परफेक्ट. ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन स्पेक्युलेटिव है या बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, पर ये नॉन स्पेक्युलेटिव है या तो एफएनओ है, तो आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. और इसको मैं रिलेट करता हूँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन से. अगर इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो 31 जुलाई के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अगर मैं नहीं करता हूँ 31 जुलाई के पास, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ. इट्स दैट बिग लॉस. तो आप 5,000 पेनल्टी तो भर दोगे, पर अगर आपके अकाउंट में लॉस है, काफी लोग तो लॉस दिखाते ही नहीं, उनको लगता है अरे लॉस है, मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करना है, मेरे को दिखाना नहीं है. दैट्स अ रेड फ्लैग. आपको लॉस है फिर भी दिखाना है, बिकॉज फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा उसके सामने आप एडजस्ट कर पाओगे. राइट. बट एक चीज याद रखनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ एफएनओ लॉस जो है वो किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर में. फ्यूचर में जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने ही कर पाओगे. बट एटलीस्ट दिस ईयर इफ यू हैव अ लॉस, इट्स सो पावरफुल कि आप किसी के सामने भी उसको एडजस्ट करो. तो अब कोई लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसका भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर किसी में आपको लॉस है एफएनओ में या नॉर्मल ट्रेडिंग इनकम में, तो उसको प्लीज दिखाओ और उसको आपकी इनकम के सामने सेट ऑफ करो. वो आपका बैंक इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, आपका कैपिटल गेन हो, उसके सामने भी कर सकते हो, बस सैलरी के सामने नहीं कर सकता. इट्स दैट पावरफुल. सो यहाँ पे आपका बहुत सारा टैक्स बच सकता है. Okay. एक और आई थिंक प्रॉब्लम ये भी होती है कि देयर आर पीपल हु डू इंट्राडे भी करते हैं और एफएनओ भी करते हैं, मतलब जिनकी मल्टीपल पोजीशन चल रही है. तो सॉर्ट करना इंट्राडे पोजीशंस को फिर एफएनओ को, आई थिंक दैट वो थोड़ा, बट वो आपके ब्रोकर के स्टेटमेंट में आ जाएगा. बिकॉज जब आप एफएनओ का कर रहे हो, दोनों का अलग अलग जनरेट होगा. बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी अलग जनरेट होगा, और मैंने जो सेम डे किया है वो भी अलग जनरेट होगा. राइट. भले ही आपका सब स्लैब रेट से हिसाब से जाएगा, बट जब आप रिटर्न भी फाइल करोगे, यू हैव टू शो एज अ सेपरेट हेड कि ये आपका स्पेक्युलेटिव लॉस या प्रॉफिट है, ये आपका बिजनेस लॉस एंड प्रॉफिट है, जो आपका इधर ट्रेडिंग वाला है या तो एफएनओ वाला है. ये आई थिंक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी था, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि एफएनओ का 4 साल तक आप कर सकते हो, तो आपने बताया कि 8 साल तक कर सकते हैं. सिर्फ इंट्राडे इज जस्ट फॉर इंट्राडे इज जस्ट फॉर 4 years. राइट. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है. तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टिंग काफ़ी फेमस हो गई है, तो उनको लगता है कि यूएस स्टॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जो अपना 1.2 लाख वाला एलटीसीजी वाला यूएस स्टॉक्स में भी अप्लाई होता है. बट क्या ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, और लोगों को लगता है कि अगर डिविडेंड आता है वहाँ पे तो डबल टैक्सेशन भी होता है. तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है यूएस में या फिर कोई भी दूसरे मार्केट में, वो चीज़ कैसे काम करती है. बिल्कुल, काफ़ी सारा मिसकंसेप्शन है जब यूएस स्टॉक्स की बात आती है या ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात आती है, और काफ़ी लोग अभी करना भी चाहते हैं. राइट. तो जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कहीं भी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहला आता है जब आप 10 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको पहला तो लगेगा टीसीएस.
ठीक है, तो अगर आपको 20 लाख इन्वेस्ट करना है तो पहले 10 लाख तो आपका निकल गया, बट उसके ऊपर का जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको TCS देना पड़ेगा द मोमेंट 10 लाख क्रॉस हो जाएगा। कितना होगा वो TCS? द TCS राइट नाउ इज 20%। ओके, ठीक है, तो आपने 10 लाख के ऊपर जो भी फॉरेन फंड भेजा इन्वेस्ट करने के लिए आपके ब्रोकर के थ्रू, तो 10 लाख को जैसे ही क्रॉस करता है तो आपको 20% TCS देना पड़ेगा, राइट। आप 10 लाख के नीचे कर रहे हो तो आपका TCS का क्वेश्चन नहीं आता है। नाउ आपने जो बोला वो बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसके ऊपर भी मेरे को 1,25,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने बहुत ब्यूटीफुली लोगों को समझाया कि आपको कैपिटल गेन को कैसे देखना है। तो ये बिकॉज इंडियन इक्विटी नहीं है, इंडियन लिस्टेड इक्विटी नहीं है, भले ही लिस्टेड है पर US में लिस्टेड है या कहीं और लिस्टेड है, तो उसके ऊपर मुझे 12.5% टैक्स लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लगता है, पर वो 24 महीने के बाद। ओके, दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज ओवर इंडियन इक्विटी और डिफरेंस बिटवीन तो आपने जो समझाया था पहले की राइट। होल्डिंग सो 12.5% आफ्टर 24 मंथ्स और 1.25 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, आपने बोला बिल्कुल, जैसे इंडियन इक्विटी पे डिविडेंड टैक्सेबल है एज पर योर स्लैब, ये भी एज पर योर स्लैब इंडिया में टैक्सेबल है, बट इसमें इश्यू कहाँ आता है, जब आप US में कोई स्टॉक में निवेश करके रखते हो तो उधर जब डिविडेंड आता है तो वो 30% होल्ड करते हैं, बट अगर आप एक ब्रोकर के पास फॉर्म भर दोगे तो इंडिया और US के बीच में DTAA है, उसका मतलब है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसकी वजह से अगर आपको समझ लीजिए डिविडेंड आता है तो सिर्फ वो 25% मान लीजिए TDS कट करेंगे, उसको बोलते हैं विथ होल्डिंग, बट इजियर लैंग्वेज इज TDS। तो उन लोगों ने आपको $100 डिविडेंड आने वाला है, उसकी जगह पे बिकॉज आपने ये फॉर्म भरा है और इंडिया और US के बीच में DTA है, तो आपका 25% ऑफ द डिविडेंड विथ होल्ड कर लेंगे, TDS काट लेंगे, तो आपको डिविडेंड कितना आएगा $75। सो अब जब इंडिया में आते हो और आपने पूछा कि नीतीश इसके ऊपर मुझे डबल टैक्सेशन लगेगा क्या, तो इंडिया में आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, मान लीजिए आपका स्लैब रेट 30% में हो, राइट। तो आप बोलोगे नीतीश मैंने उधर 25% भर दिया, इधर 30%, तो डबल टैक्स, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको आता है फॉर्म 67, ठीक है, तो आपको वो भरना है, उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। अगर वो करते हो और आप बोलोगे कि मेरा ऑलरेडी 25% कट हो गया है, तो इंडिया में सिर्फ आपको 5% ही भरना पड़ेगा बिकॉज यू आर इन 30% टैक्स ब्रैकेट। तो अगर आप प्रॉपर कंप्लायंस करोगे तो आपने जो उधर फॉरेन में टैक्स भरा है उसका इधर क्रेडिट ले सकते हो, टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ DTA है। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना, तो डबल टैक्स नहीं दे रहे हो, 1.25 लाख का एग्जम्पशन नहीं है, बट डिविडेंड में आपको आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा विच इज 30%। बट मान लीजिए आपका टैक्स 20% है इंडिया में, क्योंकि आपका ओवरऑल टैक्स ब्रैकेट 20% है, तो फिर आपको 5% रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो US ने काटा है 25%। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 5% भरना पड़ेगा, एंड 25% US में ऑलरेडी भर दिया, तो इधर आपको 5% भरना पड़ेगा, तो उधर जो भरा है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड मिस्टेक, अगर 100 डिविडेंड आता है और आपको इधर 75 रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको इंडिया में 100 दिखाना है, नहीं कि 75। काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं, हाँ, क्योंकि फिर वो 75 पे भर हाँ, तो आपको 100 पे भरना है, तो 30 रुपये डिविडेंड में जाए, 30 रुपये आपका टैक्स में जाएगा, जो 25 उधर कट गया और 5 आप इधर भरेंगे। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस, और जहाँ पे मिसकंसेप्शन है लोगों को। ओके, और बेसिकली अगर मान लो 10 लाख से कम इन्वेस्ट किया है तो उस पे फिर कैसे होगा, मतलब स्लैब रेट्स के हिसाब से? आप अगर शॉर्ट टर्म में US स्टॉक लोगे बेचोगे या ग्लोबल स्टॉक लोगे या बेचोगे, तो उसके ऊपर आपको एज पर स्लैब रेट टैक्स भरना है। जैसे ही आपने 24 मंथ्स क्रॉस कर लिया, लॉन्ग टर्म भरना है, ये आपका हो गया कैपिटल गेन। TCS ओनली एप्लीकेबल अगर आप 10 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो या इंडिया से आप 10 लाख के ऊपर रेमिट करते हो। सो TCS इज सेपरेट एंड TCS इज नॉट अनदर टैक्स, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो जब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो दैट्स नॉट इट। हाँ, इट्स एडिशनल कैश आउटफ्लो, बट ये एडिशनल टैक्स नहीं है। ओके, जैसे US स्टॉक्स और ETFs में सेम ही होता है, जैसे सिमिलर, राइट। ओके, गॉट इट। तो अगर मान लो किसी ने पूरे साल में कोई भी US स्टॉक सेल नहीं किया है, तो भी शेड्यूल FA फॉर्म में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है होल्डिंग्स? दिस इज द संदेश सिंगल मोस्ट मिस्टेक आई हैव सीन जहाँ पे लोग ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। तो शेड्यूल FA इज सो क्रूशियल, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, मैंने कुछ बेचा नहीं है, तो मुझे क्यों कुछ कंप्लायंस इधर करना है। शेड्यूल FA टैक्स की रिक्वायरमेंट, इंडियन टैक्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने फॉरेन में आपका सेविंग अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, आपने कुछ बॉन्ड में डाला है, कुछ स्टॉक्स में डाला है, या आपका 401k अकाउंट है जो डोरमेट भी पड़ा है, या आप कहीं सिग्नेटरीज भी हो US में, तो ये सब आपको शेड्यूल FA में दिखाने हैं। और शेड्यूल FA का फुल फॉर्म है फॉरेन असेट्स, ठीक है आपके। सो अभी ये फॉरेन असेट्स जो आपके हैं, क्योंकि असेट्स नाम दिया गया है, तो आप जो भी होल्डिंग है वो भी आपको इधर दिखानी पड़ेगी, भले उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो आपको उसको शेड्यूल FA के अंदर पूरा आपका उसका हिसाब देना है कि आपने स्टार्टिंग में कितना था, एंड ऑफ ईयर में कितना था, आपने कुछ उसमें लिया कि नहीं, और कुछ नहीं भी लिया है तो आपका क्या बैलेंस पड़ा है। तो अगर आप शेड्यूल FA नहीं भरते हो और उसका कंप्लायंस नहीं करते हो,
10 लाख रुपीस तक की पेनल्टी है, बिकॉज ये आता है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, और आपको जेल भी हो सकती है. इट्स दैट स्ट्रिंजेंट. तो इसमें कुछ लिमिट है या फिर कुछ कोई नहीं, कोई लिमिट आपने नहीं है? कुछ भी, आपने 500 रुपये में इन्वेस्ट करके रखे हैं ना फॉरेन में, ठीक है, और आपका असेट है, या आपके ईसॉप है, RSU है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग. तो शेड्यूल FA आपको हर साल भरना है, इरिस्पेक्टिव आपके असेट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज आपने कुछ इन्वेस्ट करके रखा है या आपका कुछ ये ट्रांजेक्शन है जो मैं आपको बताया, अगर ये है तो आपको शेड्यूल FA कंपलसरी भरना है, और वो एवरी ईयर करना है. By the way, US stocks is also live on Dhan. So now investors can invest in US stocks and ETFs directly on our Dhan app. तो जितने भी stocks जो हम देखते हैं बचपन से यूज़ करते हैं सारी फेमस कंपनी, now they are accessible to all the Indian investors. So you can go and try out US stocks on Dhan app. Now coming to my next question. ज़्यादा लोग सेक्शन 54 के बारे में जानते हैं लेकिन सेक्शन 54F के बारे में नहीं पता है लोगों को. तो अगर कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बेचकर उसे घर खरीदता है तो कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? संदेश, ये बहुत पावरफुल सेक्शन है, सेक्शन 54F. ठीक है. अब सेक्शन 54F क्या बोलता है? आपके कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो, वो आपके म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, आपका गोल्ड हो सकता है, नॉट ओनली दैट, आपके फॉरेन स्टॉक्स भी हो सकते हैं, या आपके RSU भी हो सकते हैं जो फॉरेन में लिस्टेड है. ये क्यों कंसिडर होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इन इंडिया? ठीक है, उसको आपने बेच दिया, मतलब आपने म्यूचुअल फंड बेचा, आपको गेन है, आपके स्टॉक्स बेचा गेन है, या फॉरेन स्टॉक्स बेचा आपको गेन है, या गोल्ड बेचा उसमें गेन है, या आपके ईसॉप है, ये सब अगर लॉन्ग टर्म है और उसके ऊपर अगर आपको टैक्स नहीं भरना है और आप घर खरीदते हो तो पूरा आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा. कैसे? मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड या स्टॉक या गोल्ड या किसी में भी डाल के रखे हैं और वो अभी हो गए 80 लाख, तो 50 डाला था और 80 हो गया तो 30 लाख रुपीस पे टैक्स भरना पड़ेगा एट 12.5%. बट किसी को सामने घर खरीदना है और 80 लाख पूरा घर में इन्वेस्ट कर देते वो लोग, पूरा 80 लाख, नॉट 50 लाख और 30 लाख, पूरा 80 लाख अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको एक भी रुपए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो उसका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 0. सो 54F घर परचेस करना है अगेंस्ट योर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ये कवर करता है. सो दिस इज सो पावरफुल. थोड़ी कंडीशन है कि आप जब ये यूज़ कर रहे हो आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए. जब आप 54F यूज़ कर रहे हो तो मान लीजिए आपके पास अभी ये 80 लाख के म्यूचुअल फंड पड़े हैं, आपके पास एक घर ही है और आपको अभी दूसरा घर लेना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. आप कोई भी कैपिटल गेन नहीं भरोगे, या आपके ईसॉप हो सकते हैं, RSU हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. इन शॉर्ट, एक घर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आपको ये सेक्शन यूज़ करना है. और आपको जो नया घर परचेस करना है वो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर आप परचेस कर सकते हो फ्रॉम दैट इवेंट. सो अभी आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो या स्टॉक्स बेच रहे हो जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके 1 साल पहले भी घर लिया है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. और अभी 2 साल के अंदर भी ले सकते हो. सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक अगर आपने घर नहीं लिया है, क्योंकि मुझे आज मैं बेच रहा हूँ और मेरे पास 2 साल का समय है, राइट, तो मुझे ये पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि दैट शोज एन इंटेंस कि मुझे घर लेने में टाइम लगेगा. ऐसा तो नहीं है कि मैं कल जाके ग्रोसरी तो है नहीं मैं लेके आ गया, राइट. तो आई गेट 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर, और मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 3 साल का समय मिलता है टू यूटिलाइज दैट कैपिटल गेन. सर, कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया की MTF बुक हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख करोड़. लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं MTF को टू डू स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, और काफ़ी यूज़फुल भी है उनके लिए. तो अगर कोई MTF यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और भी दूसरी तरह की ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या मतलब जो इंटरेस्ट लग रहा है MTF पे, क्या उसको क्लेम किया जा सकता है एज अ डिडक्शन या एग्जेम्पशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इज़ दैट पॉसिबल? राइट. सो इसमें है ना काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, बिकॉज जो हमने ओरिजिनली बात की कि आप ये MTF लेके क्या कर रहे हो, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा रहे हो, विच इज़ आपका ITR 3, तो उसके सामने जो भी कॉस्ट है, नॉट ओनली MTF, बट आपने लैपटॉप परचेस किया, आपने ऑफिस रेंट पे रखी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, आपने इंटरनेट का बिल भरा है, ये सब एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो. वाई? बिकॉज आपने वो इनकम अर्न करने के लिए यही एक्सपेंस किए हैं. बट ये फॉलो होता है अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में. अगर आपने MTF लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, जहाँ आपके फ्रिक्वेंट ट्रेड नहीं है, जहाँ आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो वो आपका काउंट हो जाएगा कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन के सामने आप कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, नॉट इवन योर STT, ब्रोकरेज एंड ऑल दैट थिंग, राइट. तो MTF वाला पार्ट भी नहीं कर पाओगे. तो आपको सिंपली ये देखना है कि आप MTF वाला जो एक्टिविटी है वो ट्रेडिंग में दिखा रहे हो, विच इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, या कैपिटल गेन में. और कैपिटल गेन है तो नो इंटरेस्ट यू कैन क्लेम. बट अगर आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो उसके सामने आपका MTF का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो. और वो ट्रेडिंग में भी आई थिंक नॉन स्पेक्यूलेटिव में आएगा ना, अगर. और परफेक्ट. हाँ,
Right. Got it. Cool. Thank you so much, sir, for doing this. It was a very insightful session. I think इसके बाद क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कि कैसे इनकम टैक्स फाइल करना है, कैसे लॉस को अपने लॉस को दिखा के ऑफसेट किया जा सकता है दूसरा जो आपका प्रॉफिट वगैरह है वहाँ से टैक्स. So again, thank you so much for doing this, and thank you so much everyone for watching this video. If you guys have any feedback, do let us know in the comments below, and don't forget to subscribe the channel. Cool. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.